आज 17 जून 2019 पूरे देश भर में डॉक्टरों का हड़ताल। कारण कुछ समय पहले कुछ लोगों ने कुछ डॉक्टर पे हमला कर दिया, जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी इंसान कभी भी किसी डॉक्टर पे हमला नहीं करेगा। एक बच्चा, 17 साल का बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसके दिमाग में एक सपना होता है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद कुछ ऐसा सीखेगा, उसके बाद वो लोगों के दर्द को दूर कर पाएगा, कुछ जानों को बचा पाएगा। और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वो जो सीखता है, पैथोलॉजी सीखता है, फिजियोलॉजी सीखता है, एनाटॉमी सीखता है, डिजीज़ के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, ड्रग्स के बारे में, वो जो नहीं सीखता है वो है इंसान को कैसे ठीक करें, न्यूट्रिशन का क्या रोल है, वो नहीं सीखता है। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज का सिलेबस कुछ ऐसा है। 11 मई 2019 यानी कि पिछले महीने का रॉयटर का रिपोर्ट ये कहती है कि हर चौथा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिंड्रोम से गुजरता है, दैट इज कॉल्ड सुसाइडल इडिएशन, यानी कि सुसाइड करने की भावना। सो इतना प्रेशर में होता है मेडिकल कॉलेज का सिस्टम, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई। और इस पढ़ाई के बाद 5 साल बाद, 7 साल बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो एक और सिस्टम में चला जाता है विच इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर सिस्टम। सो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो उसके इमेजिनेशन से बिल्कुल बियॉन्ड होता है। वो पेशेंट सेंट्रिक ना होकर प्रॉफिट ड्रिवन होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है। एक तरफ पेशेंट जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर उसको ठीक कर दे, दूसरी तरफ वो प्रोटोकॉल ड्रिवन, प्रॉफिट ड्रिवन मेडिकल केयर सिस्टम जो ये चाहता है कि डॉक्टर एक पेशेंट को एक कस्टमर की तरह ट्रीट करे। अब ऐसे में दुखद बात यह है, आज ही की रिपोर्ट है, दैट इज 17 जून 2019 ऑस्ट्रेलियन मेडिकल जर्नल की, कि डॉक्टरों में पूरी दुनिया भर में देखा गया है, अमंग द डॉक्टर्स जो सुसाइडल रेट है दैट इज 250% मोर इन कंपैरिजन टू द जनरल पॉपुलेशन। 250% ज्यादा डॉक्टर सुसाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। यानी कि डॉक्टर या तो अपनी ज़मीर को मार के सिस्टम के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या फिर अपने आप को ही मार लेता है। इन बोथ द केसेस एक ही चीज होती है, एक डॉक्टर की मौत। ये एक मूवी का नाम भी है, एक डॉक्टर की मौत, 1990 में रिलीज हुई थी और इसमें पंकज कपूर, शबाना आजमी थे। आप इस मूवी को जरूर देखें। वीडियो में दिए गए इस लिंक में आप जाइए, इसमें इस मूवी आपको मिल जाएगी। और ये मूवी आप देखेंगे तो ये पूरा जो खेल है, ये पूरा पॉलिटिक्स आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी जो देश में चल रहा है, इस स्ट्राइक के पीछे का जो पॉलिटिक्स है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उनका सिर्फ एक ही काम है, स्ट्राइक कराना। पिछले 10 सालों की आंकड़े अगर देखें उसमें लगभग 30 स्ट्राइक कराए हैं, 30 स्ट्राइक्स। वैसे तो ठीक ही है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ये देखा गया दुनिया भर में कि जब जब डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तब तब वहाँ की मृत्यु दर घटने लगती है, वहाँ के लोगों की हेल्थ ठीक होने लगती है। एक्चुअली इस पे मैंने एक किताब भी लिखी, किताब का नाम है व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जो स्ट्राइक्स हैं, चाहे इजराइल में स्ट्राइक हुआ था या लंदन में स्ट्राइक हुआ था या कैलिफोर्निया का वो स्ट्राइक या इंडिया के जो स्ट्राइक्स थे, उन सारे आंकड़ों को अगर आप देखें तो एक ही चीज पाएंगे, when the doctors are not working, the human being starts getting healed, वो अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। फिलहाल अभी जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक के पीछे का एक सच है, एक सच वो जो मीडिया आपको बता रही है, जो न्यूज़पेपर या टेलीविजन या सोशल मीडिया से आपको पता चल रहा है, लेकिन इस सच के पीछे एक और सच है। अगर वो सच आप जान लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ये समझ जाएंगे कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। उस सच को समझने के लिए हमने मदद ली मीना गुप्ता जी की, हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर। इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के पूरे देश में डायबिटीज़ एजुकेटर्स हैं, आपको तो पता ही है, और उनमें से एक डायबिटीज़ एजुकेटर मीना गुप्ता जी। और वो उस परिवार तक पहुंचे, टेंगरा नाम की जगह जहां पे वो परिवार रहता है, जिन्होंने अपना एक सदस्य खोया जिनका नाम था मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद एक इमाम थे और वो 80 ईयर्स के, 85 ईयर्स के बीमार इंसान नहीं थे। उनकी उम्र थी, इलेक्शन कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इलेक्शन उनका कार्ड, और उनकी उम्र थी 69 ईयर्स के लगभग। और रोज़ा की वजह से उनको चक्कर आने लगे और 9th ऑफ जून उनके लोगों ने बोला क्यों ना आपको हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल ले गए सिर्फ चक्कर की वजह से, और वहाँ पे 9th ऑफ जून सुबह भर्ती कराया, ग्लूकोज दिया गया, वो ठीक हो गए। अगले दिन उन्हें दोबारा चक्कर आया, वो हॉस्पिटल में ही थे, और तब उनके परिवार वालों ने जूनियर डॉक्टर्स को जो कि आसपास थे उनको बुलाया और उन्होंने न जाने क्या इंजेक्शन लगाया छाती के ऊपर।
विद इन 10 मिनट्स शरीर नीला पड़ गया, उनकी डेथ हो गई। ऐसे में जो रिश्तेदार थे, फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने पूछा कि कौन सा इंजेक्शन लगाया और ये भी पूछा कि वो डॉक्टर का नाम क्या है। सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। डॉक्टरों ने बोल दिया कि हम आपको बॉडी नहीं देंगे। एसोसिएटेड प्रेस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पूरे दुनिया भर में करीब 30 देश ऐसे हैं, कीनिया है, बोलीविया है, फिलीपींस है, ईरान है और इंडिया भी, जहां पे हॉस्पिटल्स ऐसे टैक्टिक्स करते हैं, यानी कि बॉडी को रोक लेते हैं। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हॉस्पिटल्स किसी भी सूरत में पेशेंट्स को नहीं रोक सकते, पेशेंट्स की बॉडीज को भी नहीं रोक सकते, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, उन्हें रिलीज करना ही होगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ यहीं से शुरू हुई कि वो पेशेंट जिन्होंने अपना परिवार का एक सदस्य खोया और ऊपर से उनको बॉडी नहीं दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत ही विनम्र सवाल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉस्पिटल से, बॉडी नहीं दिया जा रहा, क्या बाप का माल है? जरा सोचिए, अगर आप होते, आपके पिताजी की बॉडी होती तो क्या करते आप? क्या करना चाहिए ऐसे में पेशेंट को? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पेशेंट्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस मुद्दे को जरूर लाइए। अब मेरा एक सवाल पेशेंट से। पेशेंट, आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, बॉडी में दर्द रहता है, कौन जिम्मेदार है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार है? जब डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं ठीक करने के लिए अपने आप को? आप बोलेंगे डॉक्टर के पास नॉलेज है इसलिए हम जाते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, मान लीजिए अंधेरे में आपकी कोई चीज खो जाती है, आपकी चाबी खो जाती है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? क्या आप उजाले में जाके ढूंढेंगे या उजाले को अंधेरे में लेके आएंगे? बोलने का मतलब यह है, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। आप बोलेंगे कि भाई मुझे किडनी डायलिसिस के लिए जाना है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो चुका है, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, ऐसे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, हमारे बॉडी में ऐसे इमरजेंसी सिस्टम्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑटो डायलिसिस, जिसे आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको डायलिसिस की जाने की जरूरत ना पड़े। आप बोलेंगे कि मेरे टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऐसे में मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे तो अभी भी डॉक्टर के पास जाना है, इसी वक्त मुझे हॉस्पिटल केयर चाहिए। देखिए, आपके बॉडी में होम्योस्टेसिस सिस्टम भी है और जो कुछ घंटे के अंदर ही बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में ला सकती है। सिर्फ उसको सीखने और इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। फिर से आपको स्टमक पेन है तो कुछ समय की बात होती है, आप खुद ही अपने बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे अपने आप ही आप पेन से रिकवर कर सकते हैं। और उसको सीखने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं। आप जरा सोचिए, यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर को अपनी बात बताएंगे, वो दवा लेंगे, फिर सिम्टोमेटिकली कुछ रिलीफ अगर मिलेगा भी तो कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ना। मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ मुझे कुछ मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। मैंने एक आंकड़ा निकाला है कि करीब इंसान 62 तरीके से बीमार पड़ता है। 99% जो कारण होता है हॉस्पिटल जाने का, वो उन 62 तरीकों में के से बीमार पड़ने के अंदर ही है, जिसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, या फिर हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या हाई टेम्परेचर है। सो कुल मिला के देयर आर जस्ट, या वायरल फीवर है, जस्ट 62 तरीके हैं जिसकी वजह से 62 वजह हैं जिसकी वजह से इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दैट कवर्स 99% ऑफ द रीजन व्हाई यू गो टू द हॉस्पिटल। सिर्फ इमरजेंसी में, एक्सीडेंटल केस में जहां हड्डी टूट जाती है या ब्लड लॉस होता है, यही वाले केस है जहां पे आपको ट्रू सेंस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़नी चाहिए। बाकी सारी चीज आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। देखिए, इसको मैं समझाऊंगा आपको 3 स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इसे आप कहते हैं, इसे हम कहेंगे DIP डाइट, एक खास तरह का डाइट। द मोमेंट यू आर ऑन दिस डाइट, इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी के जितने भी होम्योस्टेसिस हैं वो धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। ये डाइट क्या है ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन डाइट के पीछे का साइंस क्या है ये आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाएंगे तो वो साइंस समझने के लिए उस लिंक पे जाके आप कुछ रिसर्च पेपर या वीडियोस देख के समझ सकते हैं। फिलहाल DIP डाइट कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी आप खाएं सिर्फ वो फ्रूट्स होना चाहिए। 3 से 4 तरह के फ्रूट्स। कितने खाने हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू 10, दैट इज 700 ग्राम्स और मोर ऑफ फ्रूट्स
3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स, वो कोई भी फ्रूट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फल खाना है 12 बजे तक, यानी कि कुछ और नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है, पराठे नहीं लेने, रोटी नहीं लेना, चाय नहीं लेना, बिस्किट नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ फल 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ फल। और अब आता है लंच। लंच में या डिनर में जब भी आप बैठेंगे, दैट बिकम स्टेप 2। सो आप 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आपको वही सब कुछ रखना है जो आप रोज खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल एक्सेट्रा, जितना रखना रखिए, लेकिन उससे पहले आपको प्लेट 1 फिनिश करना है। प्लेट 1 क्या है? 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल विच यू थिंक यू कैन ईट इन रॉ। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, जो आप कच्चा खा पाएं ऐसे वेजिटेबल चुन लीजिए, 3 से 4 तरह के। एंड कितना खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम्स या ज़्यादा। सो अपने बॉडी वेट के अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए, एंड दैट बिकम्स योर प्लेट 1। प्लेट 1 खत्म करने के बाद ही यू आर अलाउड टू हैव प्लेट 2। प्लेट 2 जितना भी चाहे आप खा सकते हैं। सो लंच जब भी करें और डिनर जब भी करें, प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम से करें। और तीसरी बात, थर्ड स्टेप, स्टॉप ओनली 2 थिंग्स। 1, नो एनिमल फूड। एनिमल फूड का मतलब नो चिकन, नो फिश, नो एग एंड इवन नो डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी एनिमल फूड ही तो हुआ, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, स्टॉप। एंड सेकेंड थिंग इज नो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, नो बिस्किट, नो ब्रेड एक्सेट्रा। अगर ऐसा आप कर पाएं, so within the 72 hours you'll be forced to stop that diabetes medication. You'll be forced to reduce the insulin which currently you are taking. Yeah, within 7 days your blood pressure will start coming to normal, right? So कई सारे बदलाव आपको पहले 72 आवर्स में दिख जाएंगे द मोमेंट यू स्टार्ट दिस व्हाट आई कॉल एज DIP डाइट। ये है स्टेज 1। अब चलते हैं स्टेज 2 में, डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी। डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी, देयर आर जस्ट 62 वेज यू कैन बी इल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको फीवर हो गया तो क्या करना है? तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप फीवर को ढूंढिए और फीवर में आप देखिए क्या एक्स्ट्रा करना है इस DIP डाइट के अलावा। तो एक्स्ट्रा इज सिट्रस फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर। जैसे ही आपको फीवर का पहला इंडिकेशन आएगा, अगर आप दिन भर में कई बार सिट्रस फ्रूट एंड कोकोनट वाटर लेंगे तो आपका टेम्परेचर 101 डिग्री से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, और विद इन 3 days योर टेम्परेचर विल कम टू नॉर्मल। और 3 दिन तो लगते हैं बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से आज़ादी पाने में। ठीक इसी तरह से अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है या आपको बॉडी में एक है, तो आप ये जो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इस चार्ट को ढूंढिए। चार्ट में आप देखिए कैंसर का कॉलम है, डायलिसिस का अलग जगह बना हुआ है, अर्थराइटिस की अलग जगह बनी हुई है, और उसके अंदर स्पेसिफिक रेमेडी लिखा हुआ है। और ये भी आपको पता चलेगा कि ये रेमेडी कब तक करते रहना है उस बीमारी से पूरी तरह से आज़ादी पाने में। सो ये आप कीजिए, एंड दिस इज द श्योर शॉट एंड सेफेस्ट वे टू कम आउट ऑफ द इलनेस परमानेंटली, राइट? सो ये साइंटिफिक है, और इसके पीछे का साइंस जानने के लिए जैसे मैंने बताया, यू गो टू द लिंक, जो लिंक आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है, और सारा साइंस और सारा रिसर्च आपके सामने आ जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ डॉक्टरों को, मेडिकल एसोसिएशंस को, कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।